अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। आज से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, बट हम पहले फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमारे क्वेश्चंस रह गए थे तो हम उसे पहले करेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो आज से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले मुझे बताओ, लास्ट क्लास फोटोसिंथेसिस की फैक्टर, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ लिया और एकदम मजे आ गए हैं? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो। चलिए, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर आज पढ़ेंगे, बड़ा प्यारा सा मजेदार सा चैप्टर है, बट आशीर्वाद के बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, फुल जोश। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस। एक सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। आई थिंक एक गलत फाइल लग गई है। कपिल भैया, कपिल को बुलाना, उसने फाइल सेव की थी, दूसरी लगा दी गलती से। बुलाओ आप। उनसे पूछो कहाँ सेव की थी, ये तो उन्होंने अलग लगा दी फाइल। ये होनी चाहिए, शायद गलत लगा दी उसने। हाँ, लाइव स्टार्ट हो गई है तभी तो गलत लगा दिए। ठीक है भैया, आगे ही रहने दो, आगे। चलिए स्टूडेंट्स, भैया बंद कर दीजिए, वो गलत लगा दी थी आपने, तो सेव की थी ना उसकी जगह दूसरी, कोई बात नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर। गेट बंद कर दीजिए प्लीज, है ना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे स्टोरी बढ़ाएंगे। तो ये लीजिए आपके लिए पहला क्वेश्चन पोल पर, करिए ट्राई। एक्चुअली आज की पीडीएफ और फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस को मर्ज करके मैंने रखा था, वो हमने सेव की थी, तो वो गलती से जो कैमरा पर्सन है उन्होंने केवल प्लांट ग्रोथ वाली लगा दी थी। बस यही डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। चलो करो ट्राई। C4 के लिए करेक्ट पूछा है। C4 में बेटा मीजोफिल सेल भी और बंडल शीथ सेल भी है। मीजोफिल सेल के अंदर पेप्केज होता है और वहां C4 साइकिल चलती है, और बंडल शीथ के अंदर रुबिस्को होता है और वहां पे कैल्विन या C3 साइकिल चलती है। 56% वैदिक, देवेश, विकास, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आंसर जितने भी लोगों ने दिया था बिल्कुल सही दिया था। शगुन, अर्चना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। काजल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्या, अंजलि, हेमंत। पेप कहां पे प्रेजेंट है बेटा? पेप जो है वो मीजोफिल सेल में मिलता है। बंडल शीट के अंदर पेप का काम नहीं है, वहां पे RUBP का काम होगा। 71% वैदिक, उपमन्यु, देवेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। मीजोफिल सेल में पेप मिलेगा, पेपकेज मिलेगा, और बंडल शीट में RUBP, रुबिस्को मिलेगा। तो बंडल शीट के अंदर रुबिस्को मिलेगा, बंडल शीट के अंदर 1 मिलेगा, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। और बंडल शीट के अंदर पेपकेज का कोई रोल नहीं होगा, और मीजोफिल में पेपकेज मिलेगा और रुबिस्को का कोई रोल नहीं होगा। 68% उपमन्यु, देवेश, धर्म, सुरेश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोगों को C4 साइकिल अच्छे से याद आ रही है? पॉम्पी 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 पॉम्पी। पेप के साथ CO2 जुड़ेगा, OA बनेगा, फिर मैलेट एस्पार्टेट बनेगा, फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, पायरुवेट बनेगा और वापस पेप बनेगा।
C4 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कहां कहां होती है बेटा? बंडल शीथ में भी होती है और मीजोफिल में भी होती है, तो ये बेस्ट चॉइस हो जाएगा। ये नहीं होगा बेटा, ये भी मीजोफिल टिश्यू होता है, स्पॉन्जी, पैलिसेड, बट ये डाइकॉट्स में होता है। C4 तो मोनोकॉट्स के पेड़ हैं, यानी यहां पर यही आंसर हो जाएगा। 73% राजशाही, पार्थ, देवेश, विकास, वेरी गुड। चलो मैं साइड हो जाती हूं बेटा, मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लगाया है, देखिए ध्यान से। ABCD बताना है बेटा। ये वाला पहला सेल है मीजोफिल सेल, ए इज द मीजोफिल सेल, और यहां पर फिक्सेशन हो रहा है, तभी तो ओआ, मैलेट, एस्पार्टेट बनेगा, ना कि डी कार्बोक्सिलेशन। और इधर बंडल शीट सेल है और इधर पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा ताकि CO2 रिलीज हो जाए, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 71% ने बिल्कुल सही दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैदिक, देवेश, सुरेश, अक्सा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो रीड अच्छे से, मैं साइड हो जाती हूं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी, पेप कार्बोक्सिलेज CO2 फिक्सेशन नहीं, C3 में कोई रोल नहीं है। 1 रॉन्ग है बेटा, 1 रॉन्ग है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते। कैटेलाइजेस द रिएक्शन ऑफ फिक्सिंग, CO2 फिक्स करेगा इनटू पायरुविक एसिड इन बंडल शीट, बिल्कुल भी नहीं, ये सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ये करेक्ट होना चाहिए। केपेबल ऑफ फिक्सिंग CO2 मोर एफिशिएंटली एट लोअर, थोड़ा भी CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, कल हमने पढ़ा भी था, 360 माइक्रो पर लीटर पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाता है इन C4, C3 को मोर देन 450 चाहिए। सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। केवल 27% ने सही दिया, वैदिक, देवेश, रविंद्र, प्रशांत, अक्सा, धर्म। बेटा सबको समझ आ गया कहां गड़बड़ हुई है? ये CO2 को पायरुविक एसिड में थोड़ी ना कन्वर्ट करता है कोई पेपकेस, पेपकेस का रोल तो बेटा बंडल शीट में है ही नहीं, पेपकेस तो प्रेजेंट ही नहीं है बंडल शीट में, वो तो मीजोफिल के अंदर CO2 को पेप से ज्वाइन करके OA बनवाता है। जनता पलट गई क्या मेरी? पलटू जनता, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया गलती कहां की थी? चलो क्विकली क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। 1 ग्लूकोज पूछ रहे हैं या 1 CO2 पूछ रहे हैं, पहले ये देखो, और कितनी ATP NADPH2 लगेगी। ये 1 CO2 के लिए पूछ रहे हैं C4 पेड़ों में, तो 5 ATP लगती है, 2 NADPH2। C3 पेड़ों में 3 ATP और 2 NADPH2, पर यहां पे 5 ATP, देखो पहले ATP है तो पहले 5 आएगा, ऐसा नहीं 2 और 5, 5 और 2 ही आंसर होगा। 70% वैदिक, देवेश, धर्म, राजशाही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। लास्ट क्लास के क्वेश्चंस बचे थे, फोटोसिंथेसिस सबको पक्का हो गया है। कल मैंने इसका समरी लेक्चर, PYQ लेक्चर, पॉडकास्ट लेक्चर डलवा दिया है बेटा आपके लिए ना। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू पेप, यानी रीजेनरेशन वाला जो स्टेप था वो मीजोफिल सेल में होता है, अब कहां होगा? मीजोफिल के भी बेटा साइटोप्लाज्म में होगा। वैसे आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 43% ने गलत लगा दिया है, 36 ने सही किया है। एक्चुअली आपको याद है मैंने आपसे कहा था पेप केस, पेप बेटा ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में। चलो आपसे नहीं पूछेंगे इतना डिटेल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपकेज अपन ने साइटोप्लाज्म में पढ़ा है ना, तो अगर पेपकेज साइटोप्लाज्म में है
तो पेप भी तो साइटोप्लाज्म में होगा, वहीं पर तो वो काम करेगा पेपकेस। तो पेप पायरुवेट सब साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे। फोटो रेस्पिरेशन लाइट चाहिए, उसके लिए हाई लाइट होती है जहां O2 मोर देन CO2 होती है। यूज क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन है तो O2 यूज होगी और CO2 रिलीज होगा। O2 यूज होगी और CO2 रिलीज होगा। एटीपी तो यूज होती है, एटीपी यूज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन में RuBP ऐड करते हैं तभी तो 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। 51% देवेश, विकास, उपमन्यु, निविश, सुरेश। क्या समझ आ गया? जिसने गलत भी करा है क्या उसे समझ में आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। RuBP प्लस CO2, रुबिस्को ने काम किया तो क्या मिलेगा बेटा? CO2 ऐड कर रहे हैं RuBP में, मतलब कैल्विन साइकिल चल रही है तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। नॉर्मल कैल्विन साइकिल की बात हो रही है। 90%, बहुत बढ़िया उपमन्यु, देवेश, सिकुन, विकास, शिवानी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RuBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, एक्स बताना है। एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनेगा, 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी यहां पर RuBP के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो रुबिस्को RuBP ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। RuBP पर्टिकुलरली ऑक्सीजनेस, रुबिस्को ना कहकर हम उसे RuBP ऑक्सीजनेस कहेंगे। 65% देवेश, उपमन्यु, वैदिक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं? जरा मुझे अपना प्यारा सा एक दिल दे दीजिए। रुबिस्को परफॉर्म ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एट, करो ट्राई। ऑक्सीजनेस कब होता है? जब O2 मोर देन CO2 हो। और ऐसा कहां होता है? जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां पर तो लो CO2 पे करेगा। वाटर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लो CO2 बोलो या हाई O2 बोलो बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है। 66% देवेश, उपमन्यु, कविराज, शिवानी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था ब्लैकमैन जी ने 1905 में कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर्स तो उसकी रेट डिसाइड करेगा वो फैक्टर जो सबसे कम है, मिनिमम वैल्यू है या सब ऑप्टिमम वैल्यू है। 94%, ये हुई कोई बात। राजशाही, प्रवीण, देवेश, वर्मा, उपमन्यु, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be decided by one factor which is close to minimum value, जो सबसे कम है वो। 63% शेरल, वैदिक, सचिन, देवेश, विकास, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर का रेट पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है पर प्लांट पर इफेक्ट होता है। वाटर स्ट्रेस में स्ट्रोमाटा क्लोज होगा तो CO2 अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी और वाटर स्ट्रेस के कारण लीव्स गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं, मुरझा जाएंगी, विल्ट हो जाएंगी और उसके कारण लीव्स का सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। 75% सचिन, उपमन्यु, देवेश, तुहिन, सुरेश, वेरी गुड। ओके सो लीडर बोर्ड हम एक साथ लास्ट में देख लेंगे। चल
अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से तकरीबन 3-4 इयर्स पहले तक इस चैप्टर को जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते थे। वो जो आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हो ना, विच चैप्टर कैन वी लीव बिफोर नीट, तो बच्चे इसको छोड़ के जाते थे, इसको इज्जत नहीं देते थे। बट अचानक से एक साल सिर्फ 4 क्वेश्चंस आ गए, और जो स्टूडेंट्स इसे छोड़कर गए थे, सारा गेम पलट गया उनका। स्टूडेंट्स, कई लोग कट ऑफ के ऊपर की जगह कट ऑफ के नीचे आ गए। अब लगातार इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट ग्रोथ पढ़ते थे, डेवलपमेंट पढ़ते थे, हॉर्मोन्स पढ़ते थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, 5 हॉर्मोन्स पढ़ते थे। और फिर फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी, ये 3 टॉपिक्स और थे। ये 3 टॉपिक्स अब न्यू एनसीईआरटी से एंड नीट के सिलेबस से, दोनों से डिलीट हो गए हैं, तो वो अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब हमें इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तैयार है सब मेरे साथ पढ़ने के लिए? आइए, तो हेडिंग डालिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपनी एनसीईआरटी अपने पास रख लो बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब मैं बोलूंगी तब खोलना। देखो, 2 वर्ड्स लिखे हैं यहां पर, पेड़ों के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का क्या मतलब है, पहले हम उसे समझते हैं। ग्रोथ, अब आप लोग स्टूडेंट्स लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हो, मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुकी हूं। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने ग्रोथ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पार्ट में इंक्रीज हो जाए साइज, जैसे ये छोटी सी पत्ती थी, ये बड़ी हो गई, या ये रूट छोटी थी, थोड़े दिन के बाद ये रूट लंबी हो गई, तो हम कहेंगे इस लीफ की, इस रूट की ग्रोथ हो गई। हमने ये भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परमानेंट इंक्रीज होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर एक सैंड ड्यून है, माउंटेन है, वो बड़ा हुआ, बाहर एक्सटर्नल ग्रोथ हुई, एक्यूमुलेट हुआ मटेरियल, काट दिया, झड़ गया, वो फिर से छोटा हो गया। याद आ रहा है सबको बेटा? नॉन डिफाइनिंग फीचर था, बिल्कुल। सो इट इज परमानेंट, irreversible increase in size of an organ, its part, or even a cell। अगर एक सेल का साइज बड़ा होगा तो सेल से मिलकर टिश्यू बना है, वो बड़ा होगा, और टिश्यूज बड़े होंगे तो टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना है, उसका साइज इंक्रीज होगा। हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। लिविंग के अंदर परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज होता है साइज के अंदर। सेल का साइज इंक्रीज होगा तो टिश्यू का इंक्रीज होगा और ऑर्गन का इंक्रीज होगा। ठीक है? नाउ हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ, जब हमने प्लांट और एनिमल ग्रोथ में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ इज, बताओ, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिखकर भेजो। हमने प्लांट्स पे ग्रोथ कैसी पढ़ी थी बेटा? लिमिटेड या अनलिमिटेड? किसे याद है भाई? पेड़ों में पूरी जिंदगी ग्रोथ होती है, क्योंकि टिप पर शूट एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम होती है, यानी प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड है, या हम कह सकते हैं इनडिटर्मिनेट है, इनडेफिनेट है, या ओपन ग्रोथ है, ओपन। ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखवा रही हूं, लिविंग वर्ल्ड में डिटेल बता चुकी हूं। अच्छा, हमने पेड़ों की ग्रोथ कैसी पढ़ी थी? लोकलाइज्ड या डिफ्यूज, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही ग्रोथ होती है, या पेड़ कहीं से भी ग्रो कर जाता है, मोटा हो जाता है? जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो मुझे, क्या पढ़ा था हमने प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि पर्टिकुलरली प्लांट ग्रोथ चैप्टर का नाम है। लोकलाइज, आदित्य ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड क्यों?
क्योंकि जहां जहां पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है वहीं पर ही सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे और वहीं से साइज इंक्रीज होगा। और मेरिस्टेम की पर्टिकुलर लोकेशन होती है, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो द ग्रोथ इज लोकलाइज्ड एज मेरिस्टेम present on certain locations only। असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन गया। तो हम इस चैप्टर में पेड़ की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे परमानेंट इंक्रीज होती है ऑर्गन्स के अंदर, उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, हम वो सब पढ़ेंगे। और सेकेंड वर्ड है बेटा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तभी तो बीच में एंड लगाया है, और एंड। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, देखो, एक तो होता है कि सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। पर बेटा केवल साइज इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो ऑर्गन डेवलप हुआ है। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका साइज इंक्रीज करेंगे, और फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, G0 स्टेज में भेजे जाएंगे। एनाटॉमी पूरी पढ़ा चुकी हूं बेटा, बहुत सारी बातें आज एनाटॉमी चैप्टर की यहां पे दोबारा आएंगी जो मैं बार बार पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ याद दिलाऊंगी। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, टोटल मिलाकर बोलते हैं कि वो पार्ट डेवलप कर रहा है। तो इट इज सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस। डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, एक तो साइज इंक्रीज होना यानी ग्रोथ होना, और दूसरा उसको स्पेशलाइज होना, डिफरेंशिएट होना। सो ग्रोथ and differentiation is equal to development. Growth plus differentiation is equal to development. ठीक है, हो गया। अब पहला स्टेप क्या होगा ग्रोथ में, पेड़ की ग्रोथ में? देखो, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। भाई एक पेड़ उगाना है, मुझे एक पेड़ को ग्रो करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले सीड को मिट्टी में डालूंगी। तो बेटा जैसे ही मैंने सॉइल में सीड डाली, मैंने उसे पानी दी, उसे हवा मिल रही है, जैसे ही इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से रेडिकल और प्रिम्यूल निकलेगा, यानी अंकुर फूटेगा, यानी रूट स्टेम बनना शुरू होगी, यानी सीड का जर्मिनेशन होगा, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। फिर वो अपाइकल मेरिस्टेम से पूरी की पूरी न्यू शूट रूट बनेगी। तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सीड जर्मिनेशन। अब मैं यहां पे लिख नहीं रही हूं, बट आप सबको आइडिया है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी अगर बाहर, तो सीड जर्मिनेट होगी, ग्रो करेगा पेड़। पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है? सीड दुपक के बैठ जाती है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, मैंने पढ़ाया था, उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और एम्ब्रियो चुप करके बैठ जाएगा, जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वापस से सीड जर्मिनेट करेगी। इतना सबको आता है? चलो तो एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए प्लीज। ये बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं, इसे हम एनसीईआरटी में ही बेटा मार्क करेंगे। प्लीज एक बार अपनी सब लोग एनसीईआरटी निकालो, एवरीबॉडी। हाँ, 11th क्लास का लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। ये कह रहे हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप उसकी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। हैव यू एवर थॉट कि ये रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक ऑर्डरली सीक्वेंस में आते हैं? पहले रूट स्टेम आती है, फिर स्टेम पे लीव्स आती हैं, फिर फ्लावर, पेड़ जब मैच्योर होता है तब जाकर फ्लावर आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, फिर उससे फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड आती है। सीड, सीडलिंग,
प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। पहले सीड, फिर अंकुर फूटा सीडलिंग, छोटा पेड़ बना प्लांटलेट, फिर बड़ा पेड़ बन गया प्लांट। नाउ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशंस बट वो टाइम टाइम पर फॉल भी होते हैं, फिर ये साइकिल चलती रहती है। पुरानी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स फॉल होते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। इन सब के लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो अभी हम बात करेंगे। नाउ वेजिटेटिव फेज आता है पहले पेड़ के अंदर, मतलब बचपन, जुवेनाइल फेज, ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तब जाकर फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फ्लावर आएगा। जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज के बने होंगे। हमें पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। नाउ ऑल द सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट। भाई सबसे पहले क्या बना होगा? मेल फीमेल गैमीट, उसने फ्यूज करके जाइगोट बनाया होगा। और जाइगोट एक सिंगल सेल है, उससे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, फिर उन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, यानी सारे सेल्स कहां से बने हैं? जाइगोट से बने हैं। डेवलपमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ 2 प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिख भी लिया है नोट्स में। अब ये जो डेवलपमेंट होगा मैच्योर प्लांट का, कहां से शुरू है? एक जाइगोट, जाइगोट मतलब जब एग फर्टिलाइज हो गया। हाईली प्रिसाइज एंड ऑर्डर्ड इवेंट्स होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेम तो बनी, मतलब लीव्स तो आई नहीं, पहले फ्लावर आ गए, नहीं, पहले लीफ आएगी, फिर फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट बनेगा। एक ऑर्डरली सीक्वेंस है। और धीरे धीरे कर कर रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स बनेंगे और फाइनली पेड़ मर जाएगा। डिसेंडेंट मतलब बेटा उस जाइगोट से ही सब बने हैं। जैसे हम अपने मम्मी पापा के डिसेंडेंट हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, फिर वो किसके डिसेंडेंट है? दादा दादी के, नाना नानी के। नाउ हम यहां पर बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। मैंने हमेशा बोला है फैक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। प्रिसाइज, टू द पॉइंट, जितना रूट को लंबा होना है उतना होगी, जितना स्टेम को लंबा होना है उतना ही होगा। ये सब डिसाइडेड है, जेनेटिक्स, हार्मोन सब डिसाइड करता है। चलिए आ जाओ, इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। दैट लिखिए प्लीज नोट्स में, डेवलपमेंट ऑफ, लिखो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट, जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग, follows precise and highly ordered sequence of events। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी कभी भी हो रहा है, नहीं, डिसाइडेड होता है कब, क्या, कितना, कैसे होगा, सब कुछ डिसाइडेड है। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ये जो ग्रोथ होनी है, डिफरेंशिएशन होना है, इसके लिए 2 तरह के फैक्टर्स होंगे हमेशा। एक इंटरनल फैक्टर होता है जिसे हम इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, यानी उसके अंदर की जेनेटिक्स कैसी है, उसके अंदर के हॉर्मोन्स कैसे हैं पेड़ के अंदर के, और दूसरा बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, हवा, पानी, सनलाइट, एयर, वाटर सब बराबर है या नहीं है। लिख लीजिए, हो गया। चलो एक बार वापस से प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक बार वापस से सब एनसीईआरटी ओपन करो, इस डायग्राम को देखो। यहां पे सीड का पहले जर्मिनेशन और फिर डेवलपमेंट बताया है। इन्होंने बीन ली है बेटा, बीन एक डाइकॉट है, डाइकॉट। ये सॉइल लाइन है, सॉइल लाइन, इसके नीचे मिट्टी है, इसके ऊपर हवा है। अब आप सब पढ़ चुके हो बेटा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलिडन होंगे, ये डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन होंगे।
एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा, इधर हाइपोकोटाइल बना है। हाइपोकोटाइल के टिप पर रेडिकल होगा और उस रेडिकल से ये रूट्स बनेंगी। जब जर्मिनेशन होगा, ये देखो इधर ये कॉटिलिडन है, इधर एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल, इधर हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल के टिप पे रेडिकल है, उससे रूट बन रहे हैं, एपिकोटाइल से शूट बनेगा, ये सीड का कोट होगा, धीरे धीरे सीड कोट फट जाएगा। अभी लीव्स नहीं है, अभी खाना कॉटिलिडन से मिल रहा है इसे, तो ये तो हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, ये कॉटिलिडन्स हैं, 2 कॉटिलिडन्स, और अब धीरे धीरे इस पर देखो लीव्स बनने लगी हैं। शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ही लीव्स बनती हैं, आपको मालूम है, एक्रोपीटल मैनर में। ये बातें हम सब पढ़ चुके हैं जब हमने लीव्स पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी में। नाउ ग्रोथ हमारा फंडामेंटल कैरेक्टर है। ग्रोथ का मतलब है, लिख लिया हमने, इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होगी ऑर्गन या टिश्यू या एक सेल के साइज में। अब बेटा जब ग्रोथ होगी तो कुछ बिल्टअप हो रहा है, जैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, और कुछ टूट रहा है, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे एटीपी एनर्जी मिले, तभी तो ग्रोथ होगी, सेल्स डिवाइड करेंगे। तो ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ओनली एनाबॉलिक लिख देंगे, ओनली कैटाबॉलिक लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, यानी एनर्जी, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्ती बड़ी हो गई, ये ग्रोथ है, ग्रोथ है। चलिए इस लाइन को भी हम अपने नोट्स में ऐड करते हैं, लिखिए, लिखिए प्लीज, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे बेटा, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमें हमेशा क्या लगता है बेटा, हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ तो इंक्रीज है तो एनाबॉलिक होगा। हाँ एनाबॉलिक तो है, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होता है बेटा, ताकि एटीपी मिले, एनर्जी हो, तभी तो फिर आगे ग्रोथ होगी, सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ग्रोथ में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इन्वॉल्व हैं, और सबके लिए एनर्जी चाहिए, अकर्स एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें पढ़ा रही हूं मैं आपको, बिल्कुल लॉजिकल वाली बातें पढ़ा रही हूं। चलिए नाउ, जैसे इन्होंने बोला है कि एक पीस ऑफ वुड को अगर आप पानी में रख दोगे तो भी वो फूल जाती है। चलिए अब एनसीईआरटी में मार्क करेंगे एवरीबॉडी, प्लांट की ग्रोथ यूनिक है क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ होती है, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड। और मेरिस्टेम पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही होती है, इसीलिए लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ। अब मैं लिखवाऊंगी नहीं बेटा, मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ा चुकी हूं। दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन इसके बाद सम ऑफ देम लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, और वो बनाएंगे पेड़ की बॉडी। ये परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएट होके प्राइमरी बॉडी बनी थी परमानेंट, और सेकेंडरी से सेकेंडरी बनी थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बहुत बुरी बात है, यानी नए 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 सेल्स ऐड होते जाएंगे, इसीलिए हम इसे ओपन ग्रोथ कहते हैं। अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा, आगे ग्रोथ नहीं होगी, नो फर्दर ग्रोथ, नो फर्दर ग्रोथ। ये कहते हैं कि आपने चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ा है रूट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में। आपने पढ़ा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ मतलब पेड़ को लंबा करने में, लंबा करने में।
आपने ये भी पढ़ा, ये कहते हैं कि डाइकॉट पेड़ों में और जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती बेटा, पेड़ चौड़ा नहीं होता, बट इनमें लेटरल मेरिस्टेम है, वस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, जो बाद में बनती है, लेटर बनती है, गर्थ इंक्रीज करती है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये सब बेटा मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूं, एवरीथिंग डिटेल्ड इन एनाटमी, इन एनाटमी। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ मैं बिल्कुल दोबारा नहीं पढ़ा रही हूं, बिल्कुल भी नहीं, चलेगा? जल्दी से एक थम्स अप दे दो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब पेड़ लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ में इंक्रीज हो रहा है। प्राइमरी ग्रोथ अपाइकल मेरिस्टेम के कारण होती है, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है, वस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम। नाउ इस पर तो अभी हम आएंगे, इस पर हम आएंगे। नाउ ये डायग्राम देखिए प्लीज, एक बार, एक सेकंड दीजिए प्लीज मुझे। इस डायग्राम को देखो बेटा, लोकेशन ऑफ शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। देखो बेटा, शूट की टिप पर शूट अपाइकल है, रूट की टिप पर रूट अपाइकल है। ये भी मैं एनाटमी में डिटेल में पढ़ा चुकी हूं, डिटेल इन एनाटमी। यहां पे नए नए सेल्स मल्टीप्लाई होके नीचे आते जाएंगे और पेड़ की शूट लंबी होती जाएगी। यहां न्यू न्यू सेल्स ऊपर ऐड होते जाएंगे, रूट लंबी होती जाएगी, नीचे रूट कैप के लिए भी सेल्स ऐड होंगे। तो टिप्स पर शूट अपाइकल, रूट अपाइकल है, और साइड में है वस्कुलर कैम्बियम। ये साइड में लेटरली है वस्कुलर कैम्बियम, रूट में भी स्टेम में भी वस्कुलर कैम्बियम साइड में है। ये रूट का पार्ट है, ये शूट का पार्ट है, मिट्टी के ऊपर और नीचे। इसे डायमीटर गर्थ इंक्रीज करना है तो ये न्यू न्यू सेल्स इधर और इधर ऐड करेगा, साइड्स में ऐड करेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो गर्थ इंक्रीज होगी। जल्दी से इतना नोट कर लो। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ पूरा डिलीटेड है बेटा, बट सिर्फ यहां पर भी डेफिनेशन ही दी हुई है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्रोथ इज मेजरेबल। नेक्स्ट हेडिंग, कम ऑन एवरीबडी, नोट्स में लिखिए, ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या हम मेजर कर सकते हैं कितनी, हाउ मच ग्रोथ हैज टेकन प्लेस? यस, बाय ऑक्सैनोमीटर। बेटा हम पढ़ेंगे, ऑक्सिन एक हार्मोन भी है, एक्चुअली ऑक्सिन का मतलब ही होता है ग्रोथ। ग्रोथ। नाउ ये जो एक स्टूडेंट बहुत देर से पीछे पड़ गया है कि मैडम डिलीट है क्या सेकेंडरी ग्रोथ, बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने, एनाटॉमी पढ़ी नहीं है, खाली यहां पर आकर बातें करना है, टाइम पास करना है। कितना भर भर कर बताया था उसमें डिटेल, मैं ब्लॉक करा दूंगी, टाइम वेस्ट मत करो। चलो, अब अगर हम एक सेल्यूलर लेवल पर बात करें बेटा, एट सेल्यूलर लेवल, बहुत इजी है, ध्यान से समझो, लिखो एट सेल्यूलर लेवल। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि एक सेल की ग्रोथ का क्या मतलब है? तो आप मुझसे क्या कहोगे कि मैम सपोज करो ये एक सेल था, इसके अंदर ये वैक्यूल था, सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, अपना जो सेल वॉल है, सब कुछ है, और ये सारा लिविंग मैटर है, प्रोटोप्लाज्म है। लिविंग मैटर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सारे सेल ऑर्गेनेल, सब कुछ आ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैं कैसे पता करूं कि ये सेल की ग्रोथ हो गई है, तो आप कहोगे कि मैम आपको थोड़ी देर बाद ये सेल ऐसा बड़ा सा दिख जाएगा, ऐसा। मतलब बेसिकली इसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन लिविंग मैटर, जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं सेल्यूलर ग्रोथ की बात करूं कि एक सेल की ग्रोथ का क्या मतलब है,
तो एक सेल की ग्रोथ का मतलब है उसके प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि, इंक्रीज हो जाना, तो हम कहेंगे कि सेल ने ग्रो कर लिया। लेकिन इसे मेजर करना बड़ा मुश्किल है। मैं कोई पेड़ की बॉडी के अंदर जाके या किसी इंसान में भी अगर पता करना है तो उसके अंदर घुस के थोड़ी ना देखेंगे कि एक एक सेल कितना बड़ा हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। हम समझ रहे हैं कि हां, अगर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा मतलब सेल की ग्रोथ हुई है, सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, पर इसे मेजर करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए दस ग्रोथ इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। भाई एक एक सेल का कितना प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है ये पता करना तो बड़ा मुश्किल है। तो हम कैसे पता करते हैं, एक बार लिख लो। देखो, सपोज करो एक ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है, एक पेड़ है, एक स्टेम है, मुझे देखना है कितनी ग्रोथ हुई है। आप उसका वेट देख लो, वेट, टोटल वेट, फ्रेश वेट मतलब पानी भी उसके अंदर, सब मिला के वेट। आप बोलोगे मैडम 1 महीने पहले ये 4 किलो का था, अब 6 किलो का है, 4 kg से 6 kg, यानी इसकी ग्रोथ हुई है। तो इंक्रीज देख लो आप, फ्रेश वेट के अंदर कितनी है। बेटा वेट क्यों इंक्रीज हुआ होगा? क्योंकि उसके अंदर सेल्स का साइज इंक्रीज हुआ होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो टिश्यू, तभी तो ऑर्गन, उसका वेट इंक्रीज हुआ होगा। दूसरा तरीका क्या है? आप बोलो मैम फ्रेश वेट को छोड़ो, अपन तो ड्राई वेट देख लेते हैं, यानी उस पार्ट में से पानी माइनस करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ड्राई वेट से भी अपन को इजीली पता चल जाएगा कितनी ग्रोथ हुई है। तो फ्रेश वेट या ड्राई वेट में कितना इंक्रीज हुआ है उससे पता चल जाएगा। या सपोज रूट देखना है, रूट, तो रूट आप क्या बोलोगे मैम, रूट में तो लेंथ देख लो कितनी इंक्रीज हुई है। या पोलन ट्यूब देखना है मुझे, पोलन ट्यूब इतनी थी, अब पोलन ट्यूब इतनी लंबी हो गई, तो लेंथ में इंक्रीज कितनी हुई है? तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन, लेंथ, इसका एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर बेटा लेंथ देखते हैं, 4 सेंटीमीटर की पोलन ट्यूब है, अब 7 सेंटीमीटर की हो गई, 8 सेंटीमीटर की हो गई। या आप उस ऑर्गन का सरफेस एरिया भी मेजर कर सकते हो। सरफेस एरिया में इंक्रीज, सरफेस एरिया बेटा लीव्स का देखते हैं, लीव्स का, लीव्स जैसे डाइकॉट की लीव्स होती है बेटा, क्या कहा था उसे हमने, याद है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, याद है सबको? लीफ का एक एरिया होता है। तो सपोज पहले इतना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, अब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एक एग्जाम्पल बता रही हूं आपको, कोई भी लीफ जो है उसका सरफेस एरिया चेक करते हैं। यही नहीं, आप किसी ऑर्गन के वॉल्यूम में भी देख सकते हो कि कितना इंक्रीज है। तो बेटा लेंथ में इंक्रीज पोलन ट्यूब में देखते हैं, रूट्स में भी लेंथ से देखते हैं, सरफेस एरिया लीफ का देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, यानी लीफ की कितनी ग्रोथ हुई है। नाउ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। भाई पहले इस ऑर्गन के अंदर 100 सेल्स थे, अब 500 सेल्स है, 800 सेल्स है, 1000 सेल्स है। प्लीज नोट करो, बहुत इजी है। फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल्स। कम ऑन एवरीबडी। नंबर ऑफ सेल्स के अलावा और साइज ऑफ सेल्स, सेल कितना छोटा था अब कितना बड़ा हो गया, साइज ऑफ सेल्स। आओ फिर से सुनते हैं, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल। नोटेड? चलो अब नंबर और साइज का एग्जाम्पल लिखेंगे। चलो जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो तरबूज है, वाटरमेलन,
इनके जो सेल्स हैं दे इंक्रीज इन साइज अप टू 3.5 लाख टाइम्स, 1 10 100 1000 लाख। बेटा 3.5 लाख गुना एक एक सेल बढ़ जाता है। मतलब एक सेल इतना था तो 3.5 लाख टाइम्स साइज में इंक्रीज हो जाता है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती है साइज में। एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर नंबर की बात करें, मेज मक्के के अंदर जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है उसका एक एक सेल 1 घंटे में 17,500 नए सेल्स बना लेता है। यानी सेल्स का नंबर इंक्रीज देख रहे हैं। मेज का जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है उसका 1 सेल मल्टीप्लाई करके 1 आवर में 17,500 न्यू सेल्स ऐड कर लेता है। आओ इसे लिखते हैं। मैंने क्या कहा? 1 सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, मक्के का जो पेड़ है उसकी जो रूट है उस पर जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बना लेता है पर आवर। इसे पर डे, पर वीक, पर मिनट कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। पर आवर। रूट अपाइकल की जगह शूट अपाइकल कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। मेज के अंदर बेटा यहां पे इंक्रीज हो रहा है इन नंबर ऑफ सेल्स, उसका एग्जाम्पल है ये। और यहां पर इंक्रीज हो रहा है इन साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल। साइज में इंक्रीज है, यहां नंबर में इंक्रीज है। अब बड़ा इजी है, देखो सुनो। पोलन ट्यूब तो याद रहता है लेंथ, लीव्स भी याद रहता है सरफेस एरिया। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो मैं कैसे करती थी, आपको जो सूट करे वो आप याद कर लेना। मैं ऐसे याद करती थी, नंबर में एन आता है और इसमें एम आता है और एम और एन पास पास आते हैं, तो मेज के अंदर नंबर है, मेज के अंदर नंबर है। या आप इसे वेस्ट से याद कर लो, वेस्ट। तो वाटरमेलन के अंदर साइज है। और मैं इसे 350,000 ऐसे नहीं करती थी, मैं इसे सिंपल 3.5 लाख, 17,500, 3.5 लाख, जो भी मदर टंग है उसमें याद कर लो। एज इट इज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वाइज में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एज इट इज हमें आना चाहिए। मेज कौन सी फैमिली में? बेटा आप बताओ, सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। कौन बताएगा मेज किस फैमिली में है? मेज किस फैमिली में है बेटा? मेज, शुगर केन, गेहूं, वीट, राइस, पोएसी फैमिली, जिसे ग्रामीणी फैमिली भी कहते हैं। चलो एवरीबडी प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एनसीईआरटी निकालो। ये पूरा मैंने बता दिया है, पूरा एक एक वर्ड देख लो। 1 सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम 17,500 न्यू सेल पर आवर। वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3.5 लाख। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज। पोलन ट्यूब में इंक्रीज इन लेंथ। सरफेस एरिया इंक्रीज इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ। सो फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, सेल साइज। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, और सेल्यूलर लेवल पर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू ग्रोथ। हाँ, प्रहर्ष ने सबसे पहले बताया था। चलो अब बेटा एनसीईआरटी ओपन करके रखिए प्लीज, एनसीईआरटी ओपन करके रखो। ये मैंने आपको टॉट करा है इन डिटेल इन मॉर्फोलॉजी। मैं एक बार केवल याद दिलाऊंगी। आपको याद है मैंने आपको कुशाग्र की कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन है, एक्टिवली डिवाइडिंग जोन है। इसके सेल्स स्मॉल थे, थिन वॉल थे, प्राइमरी वॉल होगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं थी।
इसके प्रॉक्सिमल इलोंगेशन जोन था, जहां वैक्यूल बन गया था, याद है, वैक्यूलाइजेशन हो गया था, लंबे लंबे सेल्स हो गए थे, इलोंगेशन जोन। और उस यहां डिवाइड नहीं करते हैं सेल्स। और उसके बाद मैच्योर जोन आ गया था, मैच्योर, स्पेशलाइज्ड। और यहीं पर एपिडर्मिस के सेल से वन सेल से वन रूट हेयर बना था। जब कुशाग्र मैच्योर हुआ तो मूछे आ गई, यानी रूट हेयर था। और यहां पे रूट कैप थी। याद आ रहा है सबको? बस यही है फेजेस ऑफ ग्रोथ। चलो आओ, यही मार्क करेंगे अपन। 3 फेजेस है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। सबसे पहले कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है रूट अपेक्स पे, शूट अपेक्स पे। ये है मेरिस्टेमेटिक फेज, पहला मेरिस्टेमेटिक फेज। हमने पढ़ा था बेटा कि यहां पर सेल्स में बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, थिन वॉल होती है, और बहुत सारे आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे। हमने ये सब कुछ लिखा था मॉर्फोलॉजी के अंदर जब ये कुशाग्र की कहानी पढ़ी थी। इसके प्रॉक्सिमल, इसके पास में, जस्ट इसके ऊपर होगा नेक्स्ट इलोंगेशन जोन। यहां पे वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो गया, इसीलिए सेल का साइज इंक्रीज हो गया और सेल वॉल डिपॉजिट्स वगैरह बन जाते हैं। और इससे थोड़ा सा और दूर गए, यानी इलोंगेशन के पास है मैच्यूरेशन जोन। मैच्यूरेशन जोन का मतलब सेल मैच्योर हो गया, यानी मैक्सिमम साइज हो गई है, जितनी वॉल की थिकनिंग होनी थी हो गई है, जो जो मॉडिफिकेशंस होने थे हो गए। जैसे अगर ट्रैकीड बनना है तो सेकेंडरी वॉल बन गई होगी, लिग्निन डिपॉजिट हो गया होगा। जाइलम की वेसल बनना है तो जाइलरी एलिमेंट्स ज्वाइन हो गए होंगे, वेसल मेंबर्स। सीव ट्यूब बनना है तो न्यूक्लियस गायब हो गया होगा, कंपेनियन सेल के साथ पास पास आ गए होंगे। जो भी फॉर्म होना है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस हो गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? बेटा दोबारा तो नहीं लिखवाऊं? दोबारा तो नहीं लिखवाऊं? चलो यहां देखो, पहले इतनी लेंथ थी और अब ये देखो इतनी लेंथ हो गई, यानी इतना ग्रोथ हुई है, इतनी ग्रोथ हो गई है, इतनी ग्रोथ हो गई है। डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ABCD है, ABCD, ये इलोंगेट हुई है, इसका ये ग्रोथ हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ है, इतना और इतना तो था ही, ये इतनी ग्रोथ हुई है। चलेगा ना बेटा? नहीं लिखवाऊं? है ना? ठीक है। मैं ऐसा लिख देती हूं, नोट्स में लिख लो बेटा, फेजेस ऑफ ग्रोथ मार्क्ड इन एनसीईआरटी। ठीक है, मार्क्ड इन एनसीईआरटी, ताकि अपने को याद रहेगा, अपने को एनसीईआरटी से पढ़ना है। मार्क्ड इन एनसीईआरटी, ऐसा लिख लो। चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ, मजेदार चीज पढ़ते हैं, मजेदार, लज्जतदार, स्वाद स्वाद में लज्जत लज्जत पापड़। आइए हेडिंग डालिए, ग्रोथ रेट। हेडिंग डालो, ग्रोथ रेट। बेटा रेट का क्या मतलब होता है? रेट, रेट का मतलब होता है दर, दर मतलब पर यूनिट टाइम दर। जैसे जब मैं बोलती हूं, लिखना मत, हार्ट रेट मतलब 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट है, तो 72 टाइम्स पर मिनट। मैं बोलती हूं रेस्पिरेटरी रेट, यानी 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16। तो पर यूनिट टाइम जब हम ग्रोथ देखते हैं उसे ग्रोथ रेट बोलते हैं। मैं यहां पर आपको 2 बातें, 2 तरीके की ग्रोथ रेट सिखाऊंगी।
बट पहले मैं बता रही हूं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। आओ एक बार लिखते हैं, लिखिए प्लीज। क्वांटिटेटिव, एक बार लिखो, क्वांटिटेटिव, लिखो लिखो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ, कॉम्पिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ। चलिए हेडिंग डालते हैं यहां पर हम, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। चलो पहले समझो, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो पहले, मुझे सुनो सुनो। सपोज करो एक इंसान है जिसकी 10,000 सैलरी थी और अब उसकी 20,000 सैलरी हो गई, और एक इंसान है जिसकी 30,000 सैलरी थी और अब उसकी लेट्स से क्या कहना चाहिए 40,000 सैलरी हो गई। मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल कितने पैसे ज्यादा हाथ में आएंगे, ए के और बी के? टोटल टोटल कितना इंक्रीज हुआ है सैलरी में, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है? आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, बताइए कितना इंक्रीज हुआ है, बोलो। 10,000। इसके हाथ में भी 10,000 ज्यादा आएंगे, इसके हाथ में भी 10,000 ज्यादा आएंगे, यानी टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है, यानी टोटल ग्रोथ कितनी हुई है पर्टिकुलर समय में। सपोज ये 1 साल में सैलरी बढ़ी है टोटल। अब मैं इसे पेड़ों में फिट करती हूं। सपोज करिए ये एक लीफ है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, मैंने 1 वीक के बाद देखा तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये है सपोज ए, लीफ ए। एक और लीफ है बेटा, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था और मैंने उसे भी 1 वीक के बाद देखा तो वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, सपोज बी। दोनों में ही 1 वीक के बाद ऐसा हुआ है, आफ्टर 1 वीक, यहां पर भी 1 वीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर टोटल कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे 10 - 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है, और इसमें 55 - 50 यानी इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। यानी बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू जो भी फाइनल पैरामीटर है उसमें से इनिशियल पैरामीटर को माइनस कर दो। भाई अभी 40,000 सैलरी हो गई है, पहले 30,000 सैलरी थी, यानी इंक्रीज कितना हुआ है 40 - 30 यानी 10,000। बिल्कुल इजी है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। ठीक है, यानी इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ लीफ बी, क्योंकि लीफ ए में भी 10 - 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक ग्रोथ हुई है, और यहां पर भी 55 - 50 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक की ग्रोथ हुई है। यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की सेम है। क्या आपको ये समझ आ गया बेटा? क्या आपको ये समझ आ गया? ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूं कि ये बताओ कि इसको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट? तो आप क्या बोलोगे, मैम इसकी 5,000 सैलरी थी
और अब इसकी 10,000 सैलरी हो गई, मतलब इसकी डबल सैलरी हो गई है बेटा, 100% इंक्रीज हो गया है, डबल सैलरी हो गई है। बट इसकी अगर मैं बात करूं, 50,000 का 10%, 10% होता है 5,000, इसको केवल 10% का इंक्रीमेंट मिला है, 5,000 रुपए, 10% का। बेटा इससे बॉस बहुत खुश है, इससे कंपनी बहुत खुश है, इसकी सैलरी डबल कर दी है, डबल, 100% डबल, और इसको 10% का ही इंक्रीमेंट मिला है। ये होता है रिलेटिव। जब आप ये देख रहे हो कि इनिशियल के तुलना में, इनिशियल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है, इनिशियल के कंपैरिजन में, तो रिलेटिव का मतलब है ग्रोथ पर यूनिट टाइम। वो तो यहां भी लिखा है, पर यहां लिखा था टोटल कितना है, यहां पर है पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल से कंपेयर करके यानी परसेंटेज निकाल रहे हैं, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालना है बेटा तो मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इस पर्टिकुलर केस में लीव ए की अगर मैं बात करूं तो 10 - 5 अपॉन 5 इंटू 100, यानी 100% इंक्रीज हुआ है, 100%। और लीव बी की अगर मैं बात करूं तो 55 - 50 आउट ऑफ 50 यानी 10% इंक्रीज हुई है। यानी अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए इज मोर देन दैट ऑफ लीफ बी। यानी बेटा एक ऐसा इंसान जिसकी 5,000 सैलरी थी अब 10,000 हो गई, वो बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, उसकी डबल हो गई है सैलरी, क्या बात है। और एक इंसान जिसकी 50,000 सैलरी थी और अब 55,000 सैलरी है, वो रो रहा है, वो दुखी है, केवल 10% इंक्रीमेंट हुआ है। कहने को दोनों के हाथ में 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, ज्यादा आएंगे, टोटल 5,000 एक्स्ट्रा आएंगे, वो एब्सोल्यूट है। बट एक दुखी है और एक सुखी है। यहां पर हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, कितनी ग्रोथ हुई है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। इसे क्वालिटेटिव कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। इस पर बेटा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्लियर है, इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लिख लीजिए एक बार। चलो देखो एक बार एनसीईआरटी ओपन करो सब, एनसीईआरटी ओपन करिए। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये देखो इस डायग्राम को देखो बेटा, ये अपनी एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही मैंने बनाया है। पहले 5 था अब 10 हो गया, यहां 50 था 55 हो गया। ये लीव ए है, ये लीव बी है। दोनों लीव्स में अगर हम बात करें तो टोटल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इंक्रीज हुआ है, टोटल अगर हम बात करें टोटल। लेकिन हम ये जो कंपैरिजन करते हैं ये दो तरीके से करते हैं हम, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, पर रिलेटिव मतलब पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर कितनी ग्रोथ हुई है। यहां पर अगर हम बात करें तो ए और बी दो लीव्स हैं, इनका एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो सेम है, बट हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट किसने शो की है, इन्होंने हमसे पूछा है
लीफ ए की 100% है, लीफ बी की कम है। ये सेम है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, सेम सेम। ठीक है, चल अब आ जाओ, एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे। अब एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो फिर से, ग्रोथ रेट। फिर से लिखिए बेटा, ग्रोथ रेट। क्या मतलब है ग्रोथ रेट का? कि कितनी ग्रोथ हुई है पर्टिकुलर टाइम में। सो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर आवर, पर वीक, पर डे, पर ईयर, जो भी आप ले रहे हो, पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब ही होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। हम अभी इक्वेशंस बनाएंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इक्वेशंस बनेंगी। नाउ टू टाइप्स होंगी। आप कहोगे मैम अभी पढ़ा दिया आपने एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये कुछ और पढ़ा रही हूं, क्वालिटी की बात करूंगी अब मैं। चलो, टू टाइप्स, यानी इंक्रीज इन ग्रोथ मे बी दो तरह की ग्रोथ होती है बेटा, दो तरह की ग्रोथ होगी। एक एरिथमेटिक और दूसरी ज्योमेट्रिक। बहुत मजे आएंगे, अभी पढ़ते हैं। अभी एक बार लिख लो, फिर पढ़ते हैं। एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। चल आ जाओ, अब एक न्यू पेज ले लो, एक तरफ लिखो एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है, और दूसरी तरफ लिख लो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। चलो बीच में पेज को हाफ डिवाइड कर लो। चलिए अब एक बड़ी सिंपल सी चीज बता रही हूं मैं आपको, अभी लिखना मत। ज्योमेट्रिक मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसा माइटोसिस में होता है। एक सेल, उससे 2 सेल बन गए, फिर इससे भी 2, इससे भी 2, यानी टोटल 4 सेल बन गए, फिर उन सबसे 2 2 2 2 2 2 यानी 8 सेल बन गए। जबकि एरिथमेटिक का मतलब होता है धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो अपनी गिनती होती है मैथमेटिक्स की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है एरिथमेटिक। इतना हम सबको आइडिया है। अब समझो, सपोज करो ये एक सेल है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम का या शूट अपाइकल मेरिस्टेम का। इसका डिवीजन हुआ, इससे 2 डॉटर सेल्स बने इक्वल साइज के। इसने भी फर्दर डिवाइड किया तो इससे भी 2 डॉटर सेल बने, और ये भी डिवाइड करेगा तो इससे भी 2 डॉटर सेल बने। अब इन चारों में डिवीजन होगा तो इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने, इससे, यानी 1 सेल था उससे 2 बने, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, बोथ डॉटर सेल्स रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन। कोई भी डॉटर सेल G0 में नहीं जा रहा बेटा, हर डॉटर सेल सेल साइकिल में घूम रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन रहा है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि बोथ डॉटर सेल्स या जो न्यू सेल्स बने हैं, बोथ डॉटर सेल्स और न्यू सेल्स फॉर्म्ड रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड। बेटा वो G0 में नहीं जा रहे हैं, वो सेल साइकिल में ही घूम रहे हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दोनों सेल्स रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। और इसीलिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। बेटा
पेड़ के अंदर नॉर्मली जब पेड़ बड़ा होता है ऐसी ग्रोथ नहीं होती, वरना पेड़ तेजी से आसमान को चीर जाते। लेकिन जब जाइगोट बनता है 1 सेल और उससे नया नया एम्ब्रियो बनता है, 1 से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, बेटा उस समय में चाहते जल्दी 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 सेल्स का नंबर इंक्रीज हो। बाद में जो रूट शूट बढ़ती है वो बेटा धीरे 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 बढ़ती है, वो एकदम तेजी से नहीं बढ़ती है, वो एरिथमेटिक ग्रोथ होगी। बट जाइगोट में, अर्ली एम्ब्रियो में, जहां पर हम जल्दी जल्दी वी वांट मोर नंबर ऑफ सेल्स क्विकली, वहां ऐसा होगा। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा डिविजन इन, सेल डिविजन इन जाइगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो, जाइगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जाइगोट में इसी तरह से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। जल्दी से लिख लीजिए। नहीं, मेरिस्टेमेटिक में नहीं बेटा, अभी नहीं बोल रही हूं मैं। रूट अपाइकल, शूट अपाइकल, मेरिस्टेम अभी बताऊंगी। एरिथमेटिकली ग्रो करेगी, धीरे धीरे बेटा रूट और शूट ग्रो करती है। अब यहां क्या होता है, यहां पे भी सपोज ये एक सेल है, इससे 2 सेल्स बने। बेटा इन 2 सेल में से एक सेल सेल साइकिल एग्जिट करता है, एग्जिट सेल साइकिल एंड एंटर्स G0, यानी एक सेल स्पेशलाइज हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, परमानेंट टिश्यू बनाने के काम आ रहा है, और केवल एक डिवाइड करेगा। फिर से इसने डिवाइड किया। अब इन 2 में से भी एक स्पेशलाइज हो गया, एक स्पेशलाइज हो गया, केवल एक फिर से डिवाइड करेगा। इसने फिर डिवाइड किया, 2 सेल्स बनाए। अब इसमें से भी फिर एक स्पेशलाइज हो गया, G0 में एंटर हो गया, G0 में एंटर हो गया। यानी बड़ा गौर से देखिए, बड़ा गौर से देखो, पहले 1 सेल था, फिर 2 सेल हुए, 2 में से 1 डिवाइड करेगा, 1 स्पेशलाइज हो रहा है। अब ये तो स्पेशलाइज हो ही गया है, अब एक और स्पेशलाइज हो गया, यानी टोटल 2 स्पेशलाइज है, एक डिवाइडिंग है, टोटल 3 सेल हो गए। अब ये तो है ही, ये भी है, ये तो रहेंगे ही स्पेशलाइज्ड। अब फिर एक और स्पेशलाइज्ड हो गया, तो 3 स्पेशलाइज्ड हो गए, 1 डिवाइडिंग है, यानी टोटल 4 सेल हो गए। यानी सेल्स जो है बेटा वो बहुत धीरे 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 नंबर इंक्रीज हो रहा है। 1 डॉटर सेल डिवाइड, ओनली 1 डॉटर सेल डिवाइड, हर बार 1 डॉटर सेल डिवाइड, और दूसरा वाला स्पेशलाइज हो रहा है, अदर डॉटर सेल, other daughter cell. Every time this is happening, other daughter cell differentiate, G0 में एंटर हो गया बेटा, स्पेशलाइज हो गया, do not divide, do not divide। यानी यहां पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा होगा। जो रूट और शूट लंबी होती है बेटा, पूरी जिंदगी वो ऐसे ही होती है। रूट एंड शूट एलोंगेशन वो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे धीरे। जो रूट अपाइकल, शूट अपाइकल के मेरिस्टेम के सेल्स हैं, एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट, धीरे धीरे धीरे। इतना नोट कर लो क्विकली, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। हो गया इतना? बढ़े, आगे बढ़े। हो गया बेटा, चलो अब इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं। देखो, सपोज करो मैं ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ,
इस ग्राफ में मैंने यहां पर टाइम प्लॉट करा एक्स एक्सिस पर, और यहां पर कोई भी ऑर्गन की लेंथ, सपोज लेंथ ऑफ द रूट या लेंथ ऑफ द शूट प्लॉट करी। बेटा इसका ग्राफ ऐसा आएगा, धीरे 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 स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, एक बार नोट करो, स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑर्गन हो सकता है ये, कोई भी ऑर्गन, रूट या शूट जो भी आप ले रहे हो, तो इसमें आता है स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ हम कह सकते हैं, लीनियर ग्राफ, धीरे 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 लीनियर ग्राफ। अगर इसकी इक्वेशन पूछे कोई, इक्वेशन, सुनो मेरी बात, बहुत आसान है, सुनो, अभी लिखना मत। सपोज करो मैं बोलूं आपसे कि एक पेड़ है, उसकी रूट आज 10 सेंटीमीटर की है, 1 जनवरी को मान लो 10 सेंटीमीटर की, और डेली डेली 2 सेंटीमीटर ग्रो करती है, 2 सेंटीमीटर पर डे वो ग्रो करती है, ये उसकी ग्रोथ की रेट है, 2 सेंटीमीटर पर डे। तो बताओ 5 जनवरी को वो कितनी बड़ी होगी? तो आप कहोगे बहुत इजी है, 1 डे में 2 सेंटीमीटर है, तो 5 डेज में 2 इंटू 5 यानी 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, और ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर की है, यानी मैडम 20 सेंटीमीटर। यही कहोगे, 1 डे में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो 5 डेज में 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर शुरू में है ही वो, तो 10 + 10 20 सेंटीमीटर फाइनल लेंथ हो जाएगी, फाइनल लेंथ हो जाएगी। तो बेटा जो फाइनल लेंथ है, फाइनल, उसे हम लिखते हैं LT, फाइनल लेंथ को लिखते हैं हम LT, फाइनल लेंथ इज LT, दिस इज द फाइनल लेंथ। अब कितनी लंबाई है टोटल, इसे कैसे निकालोगे? इनिशियल लेंथ को मैं लिख देती हूं L0, शुरू में जो 10 सेंटीमीटर थी फॉर एग्जाम्पल, प्लस पर डे कितना इंक्रीज होता था और कितने दिनों में हम काउंट कर रहे हैं, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द ग्रोथ रेट। ये है बेटा ग्रोथ रेट, कितनी ग्रोथ है पर डे, पर वीक, पर मंथ, जो भी आप देख रहे हो, और ये हो जाएगा कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 डेज में, 2 डेज में, 4 डेज में, 2 मंथ्स में, आप कितने टाइम में देख रहे हो। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन आ गई है, LT = L0 + RT। स्ट्रेट लाइन आना है ना, देखो बेटा धीरे 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 धीरे, जैसे यहां पर एग्जाम्पल भी ले लिया है कि मान लो 10 सेंटीमीटर इनिशियल थी, मान लो 5 डेज के लिए देखना है 1 जनवरी के बाद, लेट्स से 5 जनवरी, और मान लो 2 सेंटीमीटर पर डे ग्रोथ है, तो बहुत इजी है, इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 10 + 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एरिथमेटिक स्ट्रेट लाइन LT = L0 + RT। अब ज्योमेट्रिक में क्या होगा, आओ समझते हैं। ज्योमेट्रिक में सपोज करो अगेन मैंने यहां पे टाइम प्लॉट किया, और यहां पर मान लो मैंने किसी भी ऑर्गन का साइज या वेट ले लिया, वेट या साइज ऑफ ऑर्गन। बेटा देखो यहां पर शुरू में थोड़ा सा स्लो फेज है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, पर फिर बहुत तेजी से बढ़ता है बेटा, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, यानी शुरू में थोड़ा सा स्लो फेज है, लैग फेज, फिर एकदम तेजी से बढ़ेगा, इसे कहेंगे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। लेकिन फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिएंट्स तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और तब ये फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, ये स्टेबल हो जाएगा।
बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसे कहेंगे स्टेडी या स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। और ये क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। तो लैग फेज जो है बेटा, ये इनिशियल स्लो फेज है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज है, और फाइनली धीरे 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 स्टेडी फेज हो जाएगा लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स के कारण। इसे ग्रैंड फेज भी बोल देते हैं। ग्रैंड, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, ग्रैंड फेज। यानी यहां पर जो ग्रोथ कर्व है बेटा, वो सिग्मोइड कर्व आएगा। सिग्मोइड, सिग्मा जैसा। और कहीं पढ़ा है बेटा सिग्मोइड कर्व? जरा बताओ, सिग्मोइड कर्व और कहीं पढ़ा है अपन ने? देखो ऐसा ऐसा एस शेप का सिग्मोइड। सिग्मोइड, ये देखो, स्लो देन फास्ट देन स्लो। कहां पढ़ा है सिग्मोइड कर्व? बताइए जरा। चलो, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सिग्मोइड कहां कहां? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व में। बहुत बढ़िया। चलो, अब इसके अंदर फाइनल वेट इज इक्वल टू इनिशियल वेट। अब मैं WT भी लिख सकती हूं बेटा, W1 लिखो या WT लिखो, एक ही बात है। मतलब फाइनल वेट देख रहे हैं। मान लो 5 जनवरी को मैं वेट देख रही हूं और ये इनिशियल वेट था, यानी 1 जनवरी को जो वेट था, तो ये हो गया अपना फाइनल वेट। आप इसे WT भी लिख सकते थे, इसे W0 भी लिख सकते थे, W1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको मतलब पता होना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए। बट यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर RT। मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर RT। फॉर्मूला चेंज हो गया। अगेन T का मतलब वही, टाइम इंटरवल, 5 डेज, 10 डेज, 1 वीक, कितने में देख रहे हो। R का मतलब वही, पर डे या पर वीक या पर मंथ कितनी ग्रोथ हो रही है। 2 ग्राम्स पर डे फॉर एग्जाम्पल, जो भी है। और E क्या होता है बेटा? व्हाट इज E? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। बेस ऑफ नेचुरल लॉग। इसकी वैल्यू वगैरह हम सब इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इकोलॉजी में यस, एक्सपोनेंशियल की जो इक्वेशन होती है, आप सब तो मेरे चैंपियंस हो, आप सबको सब पता ही है। ये फेज बेटा रैपिड है, ये रैपिड फेज है। दिस इज रैपिड, रैपिड, ये रैपिड फेज है। हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम और लिखेंगे इस R के बारे में। R लिखो एक बार। R को इन्होंने लिखा है कि कितनी ग्रोथ हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर पर डे इंक्रीज हो रहा है, 1 kg पर वीक इंक्रीज हो रहा है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ऑल्सो मेजर ऑफ, एक बार लिखो, मेजर ऑफ एबिलिटी, लिखो मैं एक्सप्लेन करती हूं, एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस, ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस, measure of ability of the plant to produce new plant material, new plant material। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, referred to as efficiency index,
एफिशिएंसी इंडेक्स। अभी समझाती हूं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी इंडेक्स, आर है एफिशिएंसी इंडेक्स, यानी कितना न्यू प्लांट मटेरियल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। बेटा सुनो, बहुत इजी है, सुनो। मान लो एक पेड़ है जो 2 सेंटीमीटर पर डे ग्रो करता है, सपोज हम रूट की लेंथ देख रहे हैं, और दूसरा पेड़ है जो 5 सेंटीमीटर पर डे ग्रो करता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है? नेचुरली ये, भाई ये ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बना रहा होगा, या इसमें सेल्स का साइज मोर इंक्रीज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी तो पर डे 5 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो नेचुरल सी बात है, लेंथ कब इंक्रीज होगी? जब नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ सेल्स यानी प्रोटोप्लाज्म, वो सब कुछ बढ़ेगा। और वही तो पेड़ की काबिलियत है, एबिलिटी ऑफ दैट प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। तभी तो साइज, वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जो भी आप देख रहे हो वो सब कुछ इंक्रीज होगा। तो जो पेड़ जितना ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतना ज्यादा एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। इट इज सो इजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताओ, राइट? यानी ये उसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंडेक्स। एक बार लिख लीजिए, ना एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिखो यहां पे, आप नीचे भी लिख सकते हो। इट इज टिपिकल फॉर, इट इज टिपिकल फॉर, लिखो, all cells tissues and organs of plant। बेटा समझो, वैसे तो पूरी जिंदगी रूट और शूट जो लंबी होती है वो धीरे धीरे एरिथमेटिकली होती है। अर्ली जाइगोट में, मतलब जाइगोट में शुरू के एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। तो कोई भी ऑर्गन बनना है, कोई भी टिश्यू बनना है, उसमें बेटा शुरू में ज्योमेट्रिक ग्रोथ जरूर होगी। ये मतलब है एनसीईआरटी की लाइन का। अपन हमेशा क्या सोचते हैं कि यार सारे सेल टिश्यू ऑर्गन में तो एरिथमेटिक हो रही होगी, ज्योमेट्रिक तो केवल शुरू में होती है। शुरू में होती है, पर हर ऑर्गन के बनने में पहले स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होती है, एकदम से वो बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है डॉक्टर तेजस, आया समझ या नहीं? कितनी तसल्ली से पढ़ रहे हैं अपन। आपके दिमाग के घोड़े सही दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं, बताइए। लेजेंड से पास, बेटा तुम लेजेंड भी देखते हो और अल्फा भी देखते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, बड़ा मुश्किल है। तुमको टाइम कैसे मिल जाता है एक ही सब्जेक्ट को दो जगह से देखने का? बाकी क्या करते हो फिर? एक स्टूडेंट को चारों सब्जेक्ट एक जगह से पढ़ ले, रिवाइज कर ले, उतना ही टाइम मिलना मुश्किल होता है। कैसे करते हो पता नहीं। हैट्स ऑफ, गॉड ब्लेस यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो मिलेंगे रिजल्ट पे अपन। तो अपन ने यहां पर ये बात करी कि एरिथमेटिक का मतलब है धीरे धीरे ग्रोथ होगी। रूट की, शूट की जो लंबाई होती है, 2 डॉटर सेल में से एक डिवाइड करेगा और दूसरा स्पेशलाइज होगा, G0 में जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर ग्राफ बनेगा, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, बेसिक मैथ्स की इक्वेशन है। और ज्योमेट्रिक के अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फास्ट ग्रोथ हो रही है। बोथ द डॉटर सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये जाइगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो में होगा, हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन में ये होगा ही होगा। यहां पर फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर RT, जहां पर e है बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है डन। हाँ, मेरे को बहुत सारे बच्चे जो यहां लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, आप सही कह रहे हो, नहीं टाइम मिलता। आप लोग 3 क्लासेस अटेंड करते हो, मतलब आप ये मान लो कि सुबह 8 बजे से तो आप मान ही लो तैयार वैयार होते होगे, क्लास के लिए बैठते होगे। 8 o'clock से लेके कम से कम 3:30 बजे तक तो आप क्लासेस में ऑक्यूपाइड हो, और उसके बाद आप खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, 4:30 5 बजे से आप पढ़ने बैठ पाते होगे। तो बेटा 8 से 5 का टाइम तो गया आपका। अब 5 बजे से लेके अगले दिन 5 बजे, यानी 12 और 3 15 घंटे हैं। उसमें से अपन 6 से 7 घंटे अपने निकाल दें सोने के,
उसके बाद अगर आपने पर सब्जेक्ट 1.5 से 2 आवर्स तो देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक क्लास 2 आवर्स की है ऑलमोस्ट, तो उसको खुद से पढ़ना, टीचर ने तो पढ़ा दिया, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे तो सिर्फ समझ आया है, उसे खुद पढ़ना, उसे लर्न करना। अगर बायो है तो एनसीईआरटी रीड करना, डीपीपी सॉल्व करना, क्वेश्चंस लगाना, इट टेक्स टाइम। मैं तभी तो बोलती हूं कि पर सब्जेक्ट एक टीचर को फॉलो करो और पूरा करो। ये इधर उधर दौड़ते भागते रहोगे बेटा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, कोई आगे कोई पीछे नहीं, सारे टीचर्स वंडरफुल हैं। जिनसे आपके दिल का तार मिल जाए वो इंपॉर्टेंट है, बस जिनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझ में आ जाए, जिनसे आपका मन मिल जाए, ऐसा समझ लो यार। पढ़ाते सब शानदार है, सब एक ही चीज पढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा मोटिवेट करने में, बात करने में, एक्सप्लेनेशन में, बट बात सब एक ही कर रहे हैं हम सब। ये फैसिलिटीज, ये बुफे इसलिए दिया गया है बेटा ताकि आप अपनी पसंद का खाना खा सकें। इसलिए नहीं दिया गया कि फ्री का खाना है तो सारा खाना खा लो बेटा, पेट आप ही का खराब होगा, डॉक्टरों के दवाई खाते फिरोगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे पता है उतने में टाइम खत्म हो जाता है, मैं तो खुद ही बोलती हूं कि आप एक दिन में उस दिन की 3 क्लासेस पक्की कर ले, वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसा लगातार करना, पूरे 6 दिन करना, संडे को पूरे वीक का रिवीजन करना, कुछ छोटा मोटा रह गया है, कुछ टफ है, याद नहीं होता, उसको पक्का करना, और ऑल्टरनेट संडे टेस्ट आ गया तो 3-3.5 घंटे टेस्ट में गए। तो बेटा इसके अलावा और कितना पढ़ोगे? इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, वो बेस्ट है बेटा, इतना ही कर लो। एक सब्जेक्ट में एक टीचर को पूरा फॉलो करो, ठीक है, जिनको भी करो, उससे कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। हम लोग मिलते हैं, मैं, सर, सब लोग दूसरे मैम, हम लोग आप ही की बातें करते हैं, और हम सब यही बोलते हैं कि हम लोग सब यही बोलते हैं कि बच्चों को एक टीचर को फॉलो करो एक सब्जेक्ट में। चलो आ जाओ, निकालो अपनी एनसीईआरटी। कहां गए डॉक्टर तेजस? पहले ही डॉक्टर लगा रहे हो, अच्छी बात है, चल आ जाओ। मेरे को तो पसंद ही नहीं है ये आप लोग जो कंपैरिजन करते हो, भले ही मुझे बेस्ट लिखो, किसी दूसरे को बेस्ट लिखो, बेटा सब बेस्ट है, सब गुरुजन है यार, सब गुरुजन है। मेरे को बड़ा बुरा लगता है, मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, आप लोग आपस में फैंस फाइट करना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा ये कोई क्या है, ये शाहरुख खान का फैन, कोई सलमान खान का फैन, सब बढ़िया यार, जिसको जो पसंद है देख लो। बुफे का बड़ा गलत फायदा उठाते हो बेटा, बदहजमी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी डॉक्टरों की दवाई खाते फिरोगे फिर। चलो आ जाओ। तो ग्रोथ रेट, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। देखो ज्योमेट्रिक के अंदर ये 2 सेल बने ब्लू कलर के, इससे भी 2 बन गए, इससे भी 2 बन गए, फिर हर से 2 2 2 2 बनते जा रहे हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब इन्होंने 2 से शुरू करा है, हाँ ठीक है हम कर लेते हैं ना, 2 से क्या दिक्कत है, 2 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हो। और यहां देखो, यहां पे ये 2 थे, 2, पर इनमें से एक तो फर्दर डिवाइड करेगा, इससे तो डिवाइड हुआ, और इसने स्पेशलाइज कर लिया, यानी 3 सेल्स हो गए। अब ये तो है ही एज इट इज, इसमें से भी एक ने डिवाइड करा और ये स्पेशलाइज हो गया, यानी 4 हो गए। लाइट ब्लू कलर वाला स्पेशलाइज्ड है, डार्क ब्लू कलर वाला डिवाइडिंग है। सेकेंड डायग्राम देखो, ये एक जाइगोट डिवाइड हुआ, 1 सेल था उससे 2 सेल बना, अब 2 सेल से 4 सेल बना, ये देखो ये 4 सेल बना, 4 सेल से बेटा 8 सेल्स बन गए, ये देखो 8 सेल्स बन गए। ये ज्योमेट्रिक फेज है जहां सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, जितने न्यू सेल्स बनेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, सब डिवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद एरिथमेटिक फेज आएगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। देखो डार्क ब्लू वाले केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, लाइट ब्लू वाले लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, डू नॉट डिवाइड, स्पेशलाइज हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं। तो जो ए देखो, ये जो सी डायग्राम है, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, बाद में एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। बेटा कोई पूछ ले कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या बोथ? बोथ। अर्ली एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक,
बाद में एम्ब्रियो में भी अरिथमेटिक होती है। और पहला और दूसरा डायग्राम जो है ये एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एक जनरल डायग्राम है। ठीक है, चलो ये सब पूरा मैंने पढ़ा दिया है। एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस RT, लीनियर कर्व की बात भी हो गई है। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, हमने लेंथ लिखा था, इन्होंने हाइट लिख दिया, एक ही बात है, लीनियर डायग्राम। ऐसे ही यहां देखो, ये मैंने सारा पढ़ा दिया है, सब कुछ, एवरीथिंग। W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, और R का मतलब भी आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉग या ग्रांड फेज, फिर स्टेडी या स्टेशनरी फेज। चलिए ठीक है, आइए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पोल लगा देती हूं, ये लो करो ट्राई, करिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, ऑनेस्टली, बिल्कुल ये बात काफी लोग तो अभी समझ जाएंगे, और काफी लोग जो अभी नहीं समझ पाए तो जीवन में आगे जब आप मैच्योर होगे तो समझ जाओगे। एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है ना, वो ज्यादा कमेंट ही नहीं करते, वो करते ही नहीं है कमेंट, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो पढ़ने में है, समझने में है, लिखने में है। और अगर आपने टीचर को एक्चुअली अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आपके ना के बराबर डाउट्स आएंगे, ना के बराबर, हो सकता है आए भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स, मुझे यहां पर यस लिख के भेजना, जितने भी स्टूडेंट्स के 600 प्लस मार्क्स आते हैं, 550 प्लस मार्क्स आते हैं, 530 प्लस मार्क्स आते हैं, जरा यहां पर यस लिखकर भेजो। क्या इन बच्चों को, मैं सच कह रही हूं, इनको ना के बराबर डाउट्स आते हैं, और ये कमेंट भी रेयरली करते हैं? अगर मैं सही कह रही हूं तो यस लिखो ईमानदारी से, मैं लिख कर दे रही हूं आपको। ऐसे ही होता है बेटा, पढ़ने वाला बच्चे का दिमाग तो पढ़ने में है, कंपैरिजंस में थोड़ी ना, इन सब चीजों में थोड़ी ना, स्लो है, फास्ट है, छोड़ दो जल्दी, ये वो, इतना दिमाग चल कैसे रहा है? आपको तो खुशी मिलनी चाहिए पढ़ने में, मजे आने चाहिए, समय का पता ही नहीं चलना चाहिए। मुझे पढ़ाते में टाइम का पता नहीं चलता है, मैं बार बार यहाँ पे देखती हूँ कि हाँ भाई लेट तो नहीं हो गई, कहीं 3 के ऊपर तो नहीं हो गया। मुझे पढ़ाते में नहीं पता चलता। मेरा तो करियर भी नहीं बनना है, मेरा करियर तो बन चुका है, मैं तो एक ही चीज 1000 बार पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मुझे इतने मजे आ रहे हैं। मैं सच बोल रही हूं आपको। अच्छे स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे, सिंसियर बच्चे ये सब करते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। चलो, प्लांट ग्रोथ यूनिक क्यों है? अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, और लोकलाइज्ड ग्रोथ है। देखो कितने सारे स्टूडेंट्स यस बोल रहे हैं, सही बात है ये। 84% वैदिक, देवेश, पार्थ, उपमन्यु, सैरज, वेरी गुड। उनका तो नाम केवल लीडर बोर्ड पे देख के पता चलता है। चलिए करिए। हाँ ये देखो चैट ऑफ रहता है, बिल्कुल ऐसे ही होना है, होना ही चाहिए। चैटिंग करने थोड़ी ना आए अपन यहाँ पर। टाइप ऑफ ग्रोथ, जहां पे न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं, नए 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 सेल्स लगातार ऐड हो रहे हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ है बेटा, ओपन ग्रोथ है, ओपन ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, ओपन ग्रोथ है। 74%, विनीत, शेरल, देवेश, उपमन्यु, विकास, वेरी गुड। वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो बर्तन बजता है वो उतना ही खाली होता है, तो खाली नहीं होना। जो जितना भरा होगा, जितना सेटिस्फाइड होगा, जितना कंटेंटेड होगा, जितना पढ़ने में होगा, जितना उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होगा, वो बजेगा कम, वो अपना काम करेगा चुपचाप। टॉपर्स तो पता भी नहीं चलते। अच्छा ये किस बैच में था, मालूम ही नहीं। शोर करने वाले बच्चों के नाम हम सबको जरूर याद रहते हैं। बोले सर आपकी क्लास में वो था, हाँ मैम मेरी क्लास में ये था, हाँ मैम मेरी क्लास में ये था, सर मेरी क्लास में ये था, इसको मैंने ब्लॉक कराया। उनकी बात पर बातें करने से क्या होता है, उनका जीवन थोड़ी ना बन पाता है। चलो, इंक्रीज इन द गर्थ, गर्थ दोनों इससे लेंथ इंक्रीज होगी, अपाइकल मेरिस्टेम से लेंथ इंक्रीज होगी। 75%, वर्मा, वैदिक, देवेश, विशाल, सैराज, वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या क्या कुछ लिखा था मैसेज? भाई हेल्थ प्रॉब्लम जिसको भी हो रही है प्लीज बेटा डॉक्टर को दिखाइए इस टाइम पर। मैं हेल्थ को एक सब्जेक्ट मानती हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? और हेल्थ अपनी ठीक रखो बेटा, बहुत जरूरी है। वेदर चेंज हो रहा है तो इस समय बहुत ज्यादा वायरल वगैरह फैल रहा है, प्लीज आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। प्लांट ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन गर्थ, डिक्रीज थोड़ी ना होगा, इंक्रीज इन गर्थ। सो 73% का सही है। देवेश, धर्म, उपमन्यु, कंगना, वैदिक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा, शिवा, वेरी गुड। कौन से डॉक्टर को दिखाएं बेटा? जनरल फिजिशियन को दिखाओ, आपके आसपास में जो भी है फिजिशियन। सबसे पहले तो फिजिशियन ही दिखाओ। ये मैं कैसे बताऊं बेटा? कान में दर्द हो रहा है तो ईएनटी वाले को दिखाना पड़ेगा। ये मैं कैसे बताऊं? फिजिशियन को दिखा लो। आप तो छोटे बच्चे हो तो आपको तो छोटी मोटी वही हो रहा होगा, सर्दी जुकाम, सर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, यही सब हो रहा होगा, बुखार, है ना? फिजिशियन को दिखा लो, फिर वो बता देंगे अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी तो। चलो, ग्रोथ में फ्रेश वेट देखते हैं, ड्राइव रेट, सेल नंबर, सेल साइज, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ऑल कैन बी यूज्ड एज पैरामीटर। 73%। वैदिक, देवेश, उपमन्यु, डियर, विशाल, अर्नब, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। हाँ, सब टीचर्स यही बोलेंगे, सब टीचर्स यही बोलेंगे बेटा, सब एक ही बात करते हैं। हेडेक हो रहा है तो आंख वालों को दिखा लेना, अगर चश्मा लगा हुआ है। चश्मा, स्पेक्स लग सकते हैं, स्पेक्स लगे हुए हैं, नंबर चेक करा लेना, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट ने लिखा है मैम चैट तभी ओपन करती हूँ जब आप बोलते हो। बहुत बढ़िया। ये तो भाई अपना मोबाइल का यूज कम कर लो। नो मोबाइल पॉलिसी मैंने बोला है आपको, क्लास के बाद 1 घंटे तक कम से कम मोबाइल यूज नहीं करना। रात को सोने के पहले आधा घंटा पहले कम से कम मोबाइल बंद रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमबीबीएस की कहानी सुना दूंगी कल। चलो, एक सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम मोर देन 17,000 पर आवर। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सीधे 3 देखो आंसर आ जाएगा। पोलन ट्यूब लेंथ बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। वाटरमेलन में 3.5 लाख गुना 3.5 लाख टाइम्स साइज इंक्रीज होता है। और लीफ के अंदर सरफेस एरिया देखते हैं 85%। बहुत बढ़िया। शेरल, देवेश, उपमन्यु, धर्म, राजवीर, विनीत, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, उसके बिना कैसे काम चलेगा? है अभी है क्वेश्चंस हैं, करो। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स अपेक्स पर, रूट और शूट की अपेक्स, अपेक्स पर है बेटा, तो ये मेरिस्टेमैटिक फेज है। डिवाइडिंग सेल्स मतलब मेरिस्टेमैटिक फेज, मेरिस्टेमैटिक फेज। 61%। देवेश, पार्थ, उपमन्यु, अमन, राशि, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो, मैं टाइम देती हूं, करो ट्राई। सेल्स इन द रूट एंड शूट अपेक्स, अपेक्स मतलब मेरिस्टेमैटिक जोन। प्रोटोप्लाज्म होगा बेटा, बढ़िया न्यूक्लियस होता है, कॉन्स्पिकुअस। सेल वॉल प्राइमरी होती है, थिन होती है, बाकी सब करेक्ट है। तो ये आंसर होगा। मुझे पता है बहुत सारों ने ये दिया होगा, आओ देखें। फंसी फंसी
फंसी मेरी जनता फंसी, पलटू जनता पलटेगी। उपमन्यु, धर्म, देवेश, सुरेश, राजवीर, रविंद्र, डियर, जरा एक प्यारा सा दिल दे दो जिसने ऑल ऑफ द फॉलोइंग लगाया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारे दिल मिलने वाले हैं आप लोगों के। बेटा एक एक शब्द बोला है मैंने आपको, वर्ड बाय वर्ड किया करो, जल्दी से दिल दे दो, देखना भी कैसे दिल की बरसात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसे ही फंसा सकता है एनटीए आपको, मेरे साथ फंस गए चलेगा, एनटीए के संग मत फंस जाना। ये देखो दिलों की बरसात, बौछार। कितने लोगों की नींद खुल गई बताओ? नींद में थे, नींद खुल गई। चलो, सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक के पास इलोंगेशन है, इलोंगेशन के पास मैचुरेशन है। 66% संजना, देवेश, अर्दिश, राजशाही, नरेंद्र, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये लो, चलो आ जाओ। अरे वाह, अरे वाह, दिल 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 दिल। करो करो, ट्राई करो, चलो आगे बढ़ो। वन डॉटर सेल ओनली कंटिन्यूज टू डिवाइड, एक ही डॉटर सेल डिवाइड करेगा, ऐसा तो एरिथमेटिक में होता है। और दूसरा वाला डिवाइड नहीं करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मैच्योर हो जाएगा। 56% ने बिल्कुल सही दिया। देवेश, उपमन्यु, सुरेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, देखिए। लेंथ को टाइम के साथ करेंगे, लीनियर कर्व मिलेगा। लेंथ, क्योंकि लेंथ धीरे धीरे ग्रो करती है। एल टी, ये सारी बातें एरिथमेटिक के लिए हैं, एरिथमेटिक के लिए है बेटा, एरिथमेटिक के लिए। ऑलमोस्ट 70%। देवेश, उपमन्यु, शेरल, धर्म, सुरेश, वेरी गुड बेटा। 2-3 क्वेश्चंस और कर लो, बस 2-3 क्वेश्चंस ओनली, थोड़े से क्वेश्चंस देख लूं। 2-3 ही है ना, नहीं तो मेरा वादा झूठा हो जाएगा। हाँ बस, इसके बाद 3 क्वेश्चंस और, ओनली 3 क्वेश्चंस। लैग स्टेशनरी एक्सपोनेंशियल है, आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी। तो 1 1 के बाद 3 3 के बाद 2 1 3 2 1 3 2। 75%, बहुत बढ़िया। वैदिक, पार्थ, देवेश, उपमन्यु, शुभम, वेरी गुड। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और, इसके बाद 2 क्वेश्चन और। अरे चलेगा यार, चलेगा। कल बिल्कुल क्लास मत मिस करना। कल हम लोग हार्मोन्स भी स्टार्ट करेंगे, प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंट। एनसीईआरटी का एक ऐसा डायग्राम जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, मैं आपको बताऊंगी, खतरनाक सा डायग्राम। और हार्मोन स्टार्ट करेंगे, हार्मोन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, बहुत मजे आएंगे, कोई क्लास मत मिस करना। डैश कर्व, ये बेटा चलो आगे देख लेते हैं ना। एरिथमेटिक के अंदर लीनियर, एरिथमेटिक के अंदर लीनियर। एल शेप कुछ नहीं होता, लीनियर। और बेटा सिग्मोइड वाला ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन में मिलता है। 65%। देवेश, उपमन्यु, सुरेश, धर्म, कंगना, वेरी गुड। चलो आओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सिग्मोइड एंड लीनियर, एल से कंफ्यूज मत होना, लीनियर लाइन। एल तो ऐसा होता है, एस शेप्ड कर्व, एस यानी सिग्मोइड, यानी ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट ग्रोथ कब होगी बेटा? लॉग फेज में। लैग में धीरे धीरे होगी, स्टेडी में तो ग्रोथ होना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज
लिमिटेड होते हैं। 35% क्यों? ऑल क्यों लगा रहे हो बेटा? संजना, उपमन्यु, राशि, देवेश, शिवानी, शुभम, बेटा ऑल क्यों लगाया? ऑल आंख बंद करके ऑल लगा रहे हो? 3 बजे के बाद जहां पे भी ऑल मिलेगा वहां ऑल लगा देंगे, ऐसा कुछ है क्या? 3 बजे के बाद जिस क्वेश्चन में ऑल आएगा उसमें ऑल लगाएंगे। बेटा हाईएस्ट पूछा है, लॉग में होगा ना हाईएस्ट। चलो अब इसको ध्यान से करना, इसमें मुझे अच्छा वाला परसेंटेज चाहिए करेक्ट का। करो, ऐसे मत करो यार 3 बजे के बाद है। चलो, W1 इज इक्वल टू W0 इंटू ई टू द पावर आर टी। यहाँ पे W1, W0, R और T बताना है आपको। T तो टाइम ऑफ ग्रोथ है ना कि डिवाइडिंग। W1 फाइनल साइज है और W0 इनिशियल साइज है। बेटा यहाँ W0 पहले दिया है, W1 बाद में दिया है। सॉरी W1 बाद में दिया है, W0 पहले दिया है। यहाँ हाई चांसेस हैं गलत होने के, क्योंकि अपन हमेशा W1 को पहले नोटिस कर लेते हैं। 61%, क्या बात है, यहां गलती नहीं की, आंख खोलकर रखी, बहुत बढ़िया। अमन, देवेश, उपमन्यु, धर्म, क्वेश्चन किलर, डियर, वेरी गुड। होमवर्क में अभी आपका लिख दूंगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, आपका लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ। हमने फोटोसिंथेसिस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो एक बार लीडर बोर्ड देखते हैं। आज हमने 30 क्वेश्चंस करे हैं एंड 30 आउट ऑफ 30 देवेश, बहुत बढ़िया बेटा। अक्सा, आराध्या, विकास, रुचिता, बहुत बढ़िया, ऑल 30 आउट ऑफ 30। और 29 आउट ऑफ 30 है रविंद्र, धर्म, राशि एंड 27 है राजवीर, सुरेश। और चैट्स में भी जिन्होंने भी सही आंसरिंग करी, वेल डन। कल की क्लास रिवाइज करना, आज की क्लास लर्न करना। टुमारो, कल सैटरडे वाली क्लास में जरूर मिलते हैं। ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स। ऐप पे जरूर बताना फोटोसिंथेसिस कैसा लगा, आज की क्लास एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव कैसी लगी, और जो डाउट्स हो वो भी। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।